हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू चैनल में आप सभी का वापस स्वागत है। मेरा नाम संतोष है और हम ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन वेदर सिस्टम चैप्टर नंबर 10 है हमारी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 10 में अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, क्या क्या कवर कर लिया हमने देख लिया था कि प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनते हैं, क्या डिफरेंट टाइप के प्रेशर बेल्ट्स हैं, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई देखा था हमने। फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लैनेटरी विंड कैसे चलती है, क्या डिफरेंट टाइप प्लैनेटरी विंड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स क्या हैं, उसमें देखा था हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरोलियस फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। और यहीं पे हमने जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में भी पढ़ा था, जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में पढ़ा था जिसमें हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था सीजनल विंड। प्लैनेटरी विंड में हमने देखा था डिफरेंट विंड्स और फिर हमने देखा था सीजनल विंड्स क्या होती है। लोकल सीजनल विंड हमारी जो मॉनसूनल क्लाइमेट है वो, and then we studied about the local winds, and then we also studied about the land and sea breeze and mountain and valley winds. उसके बाद इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने देखा एयर मासेस एंड फ्रंट्स क्या होता है। जब हमने फ्रंट्स को अच्छे से समझ लिया तब हमने लास्ट लेक्चर में कवर करा था एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमने पढ़ लिए थे कि किस तरीके से जब वार्म और कोल्ड फ्रंट आपस में मिलते हैं तो एक सिचुएशन होती है ऑकलैंड फ्रंट की, जिसमें वार्म एयर मास दोनों साइड से कोल्ड एयर मास के बीच में दब जाता है, क्योंकि कोल्ड एयर मास वार्म एयर मास के दो गुना स्पीड में चलता है। तो एक पूरे एरिया पे नीचे कोल्ड एयर मास अपना एरिया ले लेता है, कब्जा कर लेता है लेमन लैंग्वेज, और एयर जो वार्म एयर मास है वो ऊपर उठ जाता है। एंड फ्रॉम व्हेन दी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी देखी थी हमने कि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलता है, लैंड पे या फिर ओशन पे, दोनों पे बन सकता है। और क्या देखा था हमने कि ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन से कम डेविस्टेटिंग होता है। तो अब पढ़ते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली मेंस बट ऑल्सो प्रीलिम्स, दोनों के हिसाब से। ऑप्शनल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि देखो, इवन दो अगर सीधा क्वेश्चन नहीं आता है ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, जो भी आ सकता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा घुमा फिरा के क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि अरेबियन सी में क्यों नहीं आते हैं साइक्लोन्स, सिर्फ बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों आते हैं, कोंकण प्लेन पे क्यों नहीं गिरते हैं। कभी भी कोंकण पे आप नहीं सुनोगे कि साइक्लोन आ गया है, क्या क्यों नहीं गिरते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का। साइक्लोन अपने साथ में क्या क्या डेविस्टेशन लेके आता है, स्ट्रॉन्ग सर्जेस क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम 1 by 1 कवर करेंगे। मैं इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि ये वन टाइम स्टडी टॉपिक है। एक बार इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद बार बार इसको इतना नहीं कहीं और से देखना है, इसलिए एक बार में इसे कवर करेंगे। सो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं। वायलेंट स्टॉर्म्स मतलब बहुत तेज उसमें हवा चलती है, आंधी तूफान, बिजली कड़कती है और बहुत तेज बारिश होती है। ये ओशंस के ओवर ओरिजिनेट होते हैं और ये मेजर डिफरेंस है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल साइक्लोन में। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हमने क्या पढ़ा था, लैंड और सी दोनों में ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ट्रॉपिकल साइक्लोन सिर्फ ओशन में ओरिजिनेट होते हैं। और कहाँ पे, ट्रॉपिकल एरिया में। ओशन से ओरिजिनेट होने के बाद कोस्टल एरिया की तरफ जब मूव होते हैं, ओशन से जब कोस्टल एरिया की तरफ मूव होते हैं तो अपने साथ में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आते हैं साथ में। और डिस्ट्रक्शन बाई वायलेंट विंड्स, बहुत तेज आंधी है, बहुत तेज हवा चलती है, वेरी हेवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग सर्जेस अपने साथ लेके आते हैं। और ये वन ऑफ द मोस्ट डेविस्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज का एक पार्ट माना जाता है। इनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे इंडिया में इन्हें साइक्लोन्स बुलाते हैं, अंटार्कटिक में इसे हरिकेन के नाम से बुलाते हैं, वेस्टर्न पैसिफिक में से टाइफून के नाम से बुलाते हैं, साउथ चाइना सी, वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी दोनों में से टाइफून के नाम से बुलाते हैं, या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में से बिलीबिलीज के नाम से बुलाते हैं। तो एग्जाम में अगर इसमें से कोई भी एक नाम आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसको एक्सप्लेन करो कैसे ओरिजिन होता है, तो आपको क्या सोचना है कि अरे ये तो ट्रॉपिकल साइक्लोन का निकनेम है, तो इसको क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन की तरह एक्सप्लेन करना है। नाउ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये ओरिजिनेट और इंटेंसिफाई होते हैं वार्म ट्रॉपिकल ओशन पे।
इनको गर्म पानी चाहिए होता है ओरिजिनेट एंड इंटेंसिफाई होने के लिए। अगर ये कोल्ड होगा, अगर पानी ठंडा हो गया या फिर अगर टेम्परेचर कम है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट नहीं होते हैं। इनके लिए जो फेवरेबल कंडीशन होती है वो सबसे पहली कंडीशन होती है लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर विद हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। अगर सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री से ज़्यादा है तो एक फेवरेबल कंडीशन बनती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के फॉर्म होने की। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ कोरोलियस फोर्स। मैंने आपको जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे कोरोलियस फोर्स, मैंने आपको क्या बताया था कि इक्वेटर पे कोरोलियस फोर्स नहीं होता है, इसीलिए इक्वेटोरियल एरिया पे कभी भी साइक्लोन्स नहीं आते हैं। तो क्योंकि साइक्लोन्स के फॉर्मेशन में कोरोलियस फोर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में भी था ना कि कैसे स्पाइरल बना रहा था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिमिलरली यहाँ पे भी कोरोलियस फोर्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये विंड को सीधी नहीं आने देता है। अगर विंड सीधी आएगी तो स्पेस फिल हो जाएगा, लेकिन अगर विंड ऐसे स्पाइरल के अंदर आती है तो ये क्या करता है, उस पूरे स्पेस को इतना फिल नहीं होने देता है, इतना जल्दी से फिल नहीं होने देता है, और यहाँ पे एक वॉर्टेक्स क्रिएट होता है। तो ये साइक्लोनिक वॉर्टेक्स ही है जहाँ से ट्रॉपिकल साइक्लोन अपनी एनर्जी को डेवास्टेटिंग बनाता है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड्स। वर्टिकल मतलब कन्वेक्शन वाली जो विंड होती है ना, इसमें बहुत स्मॉल वेरिएशन चाहिए। ज़्यादा अगर एयर ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है बहुत, तो वहाँ पे नहीं होगा। एंड दिस इज अनदर रीजन कि इक्वेटर पे क्यों नहीं होते। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल विंड्स चलती हैं, राइट। वहाँ तो क्या होता है, कोरोलियस फोर्स 0 है और स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल विंड, एयर सीधी ऊपर अपलिफ्ट होती है, कन्वेक्शन होता है, तो इसकी वजह से भी इक्वेटर पे साइक्लोन्स ओरिजिनेट नहीं होते। इन दोनों पॉइंट्स को प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लो। दैट्स व्हाई देयर आर नो साइक्लोन्स ऑन दी इक्वेटर। ओके, फिर अगला पॉइंट है, एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए होता है। साइक्लोन्स जो है वो हमेशा लो प्रेशर एरिया पे क्रिएट होते हैं। अगर वहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा सा लो प्रेशर का एरिया क्रिएटेड है तो वहाँ से क्या होगा कि वो फिर और इंटेंसिफाई हो सकता है, इसलिए हल्का सा लो प्रेशर एरिया हमें चाहिए। देन अपर डाइवर्जेंस अबाउट दी सी लेवल सिस्टम। डाइवर्जेंस क्या होता है, हाई प्रेशर, विच मीन्स कि इस एरिया के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे साइक्लोन जनरेट हो रहा है, तो अपर एरिया में यहाँ पे इस तरह का डाइवर्जेंस चाहिए हमें, इस तरह का, विच मीन्स ऊपर हमारी हाई प्रेशर कंडीशंस होनी चाहिए। तो देखो जहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस होती हैं वहाँ पे होते हैं साइक्लोन्स, और जहाँ पे हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं वहाँ पे होते हैं एंटी साइक्लोन्स, विच मीन्स कि साइक्लोन की जो आई है उसके ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखना, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि ऊपर हाई प्रेशर विच मीन्स एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती हैं। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखना। तो 5 पॉइंट हो गए हमारे। 27 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, कोरोलियस फोर्स होना चाहिए, वीक वर्टिकल विंड होनी चाहिए, थोड़ा सा लो प्रेशर एरिया होना चाहिए और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए। बस 5 कंडीशंस हमारी हो गई। तो अभी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन के फॉर्मेशन को देखेंगे। जो एनर्जी, जिस एनर्जी से स्टॉर्म्स इंटेंसिफाई होते हैं वो इसको कंडेंसेशन से मिलती है। कंडेंसेशन से कैसे मिलती है, मैंने आपको बताया था कि जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तो वो ठंडी हो जाती है वापस, और हमने पढ़ा था विच वाज आवर लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। लेटेंट हीट पढ़ा था हमने। लेटेंट हीट में क्या पढ़ा था कि जब वाटर वेपर वापस लिक्विड में ट्रांसफर होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, उस रिलीज्ड एनर्जी को बोलते हैं लेटेंट हीट, दैट इज ऑल्सो नॉन एज हिडन हीट। तो ये इसी एनर्जी जो ये वाटर वेपर से लिक्विड में वापस कन्वर्ट होने में एनर्जी को रिलीज कर रहा है, यही एनर्जी ये स्टॉर्म यूज करता है, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स यूज करते हैं, और उससे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड यहाँ पे फॉर्म्स होते हैं। ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो है स्टॉर्म को सेंटर से सराउंडेड करके रखते हैं। इस तरह का भी डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। तो ये सेंटर के आसपास यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स रहते हैं, वो ये देखो यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स इस तरीके से फॉर्म रहते हैं। अगर यहाँ से ओशन से इसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर का सप्लाई मिलता रहेगा, कंटिन्यूसली अगर ये मॉइस्चर अटेन करता रहेगा तो क्या करेगा कि वही मॉइस्चर ऊपर जाएगा और ऊपर जाके लेटेंट हीट रिलीज करेगा और क्लाउड फॉर्मेशन करेगा। तो क्लाउड्स भी बन रहे हैं और स्टॉर्म को
हीट एनर्जी भी मिल रही है, तो वो इंटेंसिफाई होता रहता है। इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन जब तक ओशन में रहता है तब तक वो बहुत इंटेंसिफाइड रहता है। क्यों? क्योंकि उसको ओशन से सीधी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हो रही है। लेकिन जैसे ही वो लैंड पे आता है, जैसे ही वो कोस्टल एरिया में एंटर होता है, अभी उसकी मॉइस्चर मिलना बंद हो गया, लैंड पे उसको कोई मॉइस्चर नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से उसका इंटेंसिफिकेशन लो हो जाता है और वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखो, वंस दे रीच ऑन दिस लैंड तो मॉइस्चर सप्लाई खत्म हो जाती है और जो स्ट्रॉम है वो डिसिपेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जहाँ पे वो एरिया जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन कोस्ट को क्रॉस करता है उसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये अपना कोस्टल एरिया है, यहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से ओरिजिनेट होकर आगे बढ़ा, तो जहाँ पे ये यहाँ पे लैंड पे फॉल करता है और जहाँ पे कोस्ट को क्रॉस करके लैंड पे आता है, इसे बोलते हैं लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन। ठीक है, और यहाँ से अब इसको एनर्जी नहीं मिलेगी, यहाँ से इसको कंटिन्यूसली मॉइस्चर मिल रहा था तो ये इंटेंसिफाई हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइक्लोन्स जो है दे क्रॉस 20 डिग्री नॉर्थ। अगर जैसे ही ये 20 डिग्री नॉर्थ क्रॉस करते हैं, ये और भी ज़्यादा रिकर्व हो जाते हैं। रिकर्व मतलब वापस मुड़ जाते हैं, एंड दे आर मोर डिस्ट्रैक्टिव। नाउ दिस वन पर्टिकुलर लाइन इज योर क्वेश्चन फॉर द मेंस। इफ यू रिमेम्बर, कुछ साल पहले इंडिया में एक साइक्लोन आया था, उसने केरल को बहुत डेवस्टेट कर दिया था। वो रिकर्व हो गया था एंड साइंटिस्ट कुड नॉट इवन फाइंड आउट कि वो रिकर्व हो गया है क्या। Let me explain it to you. इस तरीके से एक साइक्लोन आया था, it recurved and it reached to the केरला। तो ये जो साइक्लोन्स अगर रिकर्व हो जाता है ना, तो वो और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। इस लाइन पे डबल स्टार मार्क लगा लो, दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट लाइन। और ये क्या बोल रहा है, कब ये डेवस्टेटिंग होगा, कब ये रिकर्व होता है, जब वो 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को क्रॉस कर लेता है। 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके। अभी इंडिया का मैप खोलो और उसके अंदर एक बार देखो कि 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाला एरिया कहाँ पे क्रॉस कर रहा है। सो ओके, यहाँ पे एक सिस्टमेटिक इसका ये डायग्राम देके रखा है। इस डायग्राम को आई विल एक्सप्लेन इट टू यू हियर आल्सो। आई मस्ट हैव, हाँ, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। So before we go further in the chapter, थोड़े से क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहले चलो चैप्टर देखते हैं। तो कोई भी मेच्योर ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसके चारों तरफ स्पाइरल सर्कुलेटिंग विंड्स होंगी, व्हिच मींस कि ऐसे घूमती हुई सी विंड्स होती है स्पाइरल में। तो ये जो विंड होती है, ये साइक्लोन की आई के चारों तरफ होती है। साइक्लोन का आई क्या होता है, चलो मैं पहले यही समझा देती हूँ। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन बनता है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोस्टली वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन पे क्यों आते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशन में क्यों नहीं आते हैं। तो ईस्टर्न ट्रॉपिकल ओशन और वेस्टर्न ट्रॉपिकल मार्जिन, यहाँ पे एक मेरे को एक सेकेंड, इसको पहले कंफ्यूजन को दूर करो। ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी। ओके, बे ऑफ बंगाल का ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है, अरेबियन सी का ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है, ये वाला। इंडिया का वेस्टर्न मार्जिन कौन सा है, ये वाला। और इंडिया का ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है, ये वाला। तो जब मैं आपको बोल रही हूँ कि मोस्टली इंडिया में जो साइक्लोन्स हैं वो इसके ईस्टर्न कोस्ट पे आते हैं, विच मीन्स कि इंडिया में ज़्यादातर साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल से रिलीज होते हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में वेस्टर्न कोस्ट पे ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं आते हैं, विच मीन्स कि अरेबियन सी के अंदर इतने ज़्यादा साइक्लोन्स नहीं ओरिजिनेट होते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन्स क्यों आते हैं, क्यों ओशन के ईस्टर्न मार्जिन पे, ईस्टर्न साइड पे साइक्लोन्स आते हैं। सो हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, 27 डिग्री। सो डेप्थ ऑफ द वॉर्म टेम्परेचर जो है वो 60-70 मीटर सरफेस पे होती है। फिर जैसे ही नीचे जाते हैं तो कूल वाटर आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर डीप कन्वेक्शनल करंट्स हैं विद इन द वाटर, अगर वो आपस में मिक्स नहीं होती है तो क्या होगा कि वार्म वाटर ऊपर रहेगा, कूल वाटर नीचे रहेगा, तो इसका टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है। और ये जो कंडीशन है ये सिर्फ वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में ही रहती है। क्यों, अब मैं आपको समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ओशन है ना उसकी लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसमें क्या होता है
कि ऊपर वाला जो ओशन का सरफेस लेयर है वो वार्म रहता है, नीचे वाला कोल्ड रहता है। तो यहाँ पे कन्वेक्शनल ऐसे वर्टिकल अपवेलिंग या डाउनवेलिंग नहीं होता है। इसकी वजह से सी सरफेस टेम्परेचर हाई रहता है। कहाँ पे? वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में। क्यों? क्योंकि वार्म ओशन करंट चलती है यहाँ पे। वार्म ओशन करंट जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है वो ऊपर के सरफेस ओशन सी सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है और सी सरफेस टेम्परेचर में एक थिक लेयर बना के रखती है। ये थिक लेयर क्या करती है कि नीचे से अपवेलिंग नहीं होने देती है। तो हमें तो चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी वजह से ये मोस्टली जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशन में होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये कहीं किसी बुक में या नोट्स में नहीं मिलेगा। इसको फिर से मैं बता देती हूँ। देखो, दो तरीके ओशन करंट्स होती हैं, कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स। ये एक बार जब आप ओशन करंट वाला चैप्टर समझोगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। तो जब वार्म ओशन करंट होती है उसमें सी सरफेस टेम्परेचर हाई होता है, तो जब और कोल्ड ओशन करंट में सी सरफेस टेम्परेचर लो होता है। जब हम ओशन करंट का मैप भी पढ़ेंगे तब भी आप देखना कि जो वेस्टर्न साइड ऑफ ट्रॉपिकल ओशन है ना, आप देखोगे कि कैसे इस तरीके से जो पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन का जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे हमेशा वार्म करंट रहती है। तो वो वार्म करंट क्या होती है कि उस सी सरफेस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, कोई भी अपवेलिंग नहीं होने देती है। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए? सी सरफेस टेम्परेचर मेंटेन चाहिए। तो एक ये मेजर रीजन है कि वेस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशन के अंदर ही क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरेट होते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड क्या है? ईस्टर्न साइड में कोल्ड ओशन करंट चलती है और कोल्ड ओशन करंट की वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है और साइक्लोन्स वहाँ पे ओरिजिनेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइक्लोन को कोल्ड टेम्परेचर की वजह से मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, लो प्रेशर जनरेट नहीं होगा। और हमें क्या चाहिए? लो प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्टेड होना चाहिए, फिर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोस्टली वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द ओशंस पे ही ओरिजिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोन्स जो है वो मोस्टली लेट समर में क्यों आते हैं? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लेट समर में क्यों आते हैं? अर्ली समर में भी आ सकते हैं, विंटर्स में भी आ सकते हैं, स्प्रिंग में आ सकते हैं। लेट समर में क्यों आते हैं? देयर हैज टू बी डेफिनेटली अ रीजन। तो क्या रीजन है? देखो, सबसे पहले नीचे वाली लाइन मानो, ये क्या बोल रहा है कि हमें ये पता है कि वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है। तो जब समर लग गया है, मैं आपको इसे ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, दैट वुड बी द बेटर वे टू एक्सप्लेन। जब समर लग गया है तब सन की डायरेक्ट वेव्स यहाँ पे पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, विच मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम हीटिंग होती है। नाउ क्योंकि वाटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो हाई होता है, इसका मतलब है कि ये लेट गर्म होता है और जो लैंड वाला एरिया है कॉन्टिनेंट वाला वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो क्या होगा कि जैसे ही सनशाइन होना यहाँ पे जून जुलाई में स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि लैंड वाला एरिया जल्दी से गर्म हो जाएगा। ओशन गर्म होने में टाइम लगाता है। ओशन यहाँ पे अपनी मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन करता है अगस्त सितंबर के आसपास में। क्यों? क्योंकि ओशन गर्म होने में टाइम लगा रहा है, उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। लैंड फटाफट से गर्म हो गई जैसे ही गर्मी आई, जैसे ही सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिल्कुल ओवरहेड पे आया, लैंड जल्दी से कॉन्टिनेंट्स गर्म हो गए। लेकिन ओशन इतना जल्दी गर्म नहीं होता है, ओशन टेक्स टाइम टू हीट अप। तो इसी की वजह से, और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ जनरेट होंगे? ओशन के ऊपर। तो इसीलिए जब ये अपना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर लेता है, जब इसको रिक्वायर्ड वाला टेम्परेचर मिल जाता है विच इज इन अगस्त सितंबर, तभी साइक्लोन्स वहां से ओरिजिनेट होते हैं। सो दिस इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स लेट समर में क्यों आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। सो ये देखो, इस तरीके से साइक्लोन बनता है। ये ओशन के ऊपर यहाँ पे एक हल्का सा लो प्रेशर एरिया ऑलरेडी जनरेटेड है, इसकी वजह से वार्म एयर ऊपर उठती है। जब वार्म एयर ऊपर उठती है मॉइस्चर वाली, तो ये कूल होकर कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनाती है। जब ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स बनाती है तो ये लेटेंट हीट रिलीज करती है। ये लेटेंट हीट क्या करती है? इसको इंटेंसिफाई करती है, ये एयर को और भी ज्यादा हल्का करती है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेयर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनको यहाँ पे हीट मिल रही है ना। देखो, यहाँ से ऊपर गया, क्लाउड बनाया तो इसने तो अपनी हीट रिलीज कर दी, लेकिन जो बाकी एटमॉस्फेयर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने हीट ले ली, तो वो हीट लेके गर्म हो गए और वो और भी ज्यादा ऊपर चले गए। तो और भी ज्यादा ऊपर जाके फिर उन्होंने और कंडेंसेशन करके यहाँ पे क्लाउड बना लिए। तो यहाँ पे ये
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं इस तरीके से। तो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन कब आते हैं? अगस्त से मिड नवंबर के बीच में आते हैं और ये थर्मल ओरिजिन के होते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से ओरिजिन के थे? फ्रंटल ओरिजिन के। उनमें दो फ्रंट आपस में आके मिल रहे थे। और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है? थर्मल ओरिजिन के, विच मीन्स कि जब ओशन गर्म होगा तब ये ओरिजिनेट होंगे। और कब होता है? लेट समर में। लेट समर में क्यों होता है? क्योंकि पानी लेट गर्म होता है, तो जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सनशाइन करेगा तो फिर धीरे धीरे पानी गर्म होगा। ओके, सो ऐसी लोकेशंस पे क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग लोकल कन्वेक्शनल एयर होती है। स्ट्रॉन्ग लोकल, हमने तो बोला था हमें तो वीक चाहिए, लेकिन ये सिर्फ इनिशियल कंडीशंस के अंदर ही होती है। और उसमें क्या होता है कि देखो, जब एक्सट्रीम लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर से विंड है वो भागती हुई आती है, लेकिन ये इस पे सीधा नहीं पहुंच पाती है, ये इसको ऐसे घुमावदार आके पहुंचती है और उसको पहुंचने में लगता है टाइम। और उसी दौरान स्ट्रॉन्ग लोकल कन्वेक्शनल करंट यहाँ पे आ जाता है। और ये साइक्लोन्स डेवलप होने के बाद में जब तक उनको ट्रेड विंड बेल्ट के अंदर कोई एक वीक स्पॉट नहीं मिल जाता है तब तक ये एडवांस होते रहते हैं। ठीक है, ओके। ओरिजिन में क्या होगा कि बहुत सारी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, वो सारी 5 कंडीशन हमने पढ़ ली। तो मल्टीपल थंडरस्टॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं ओशन के बाद में यही जितने भी थंडरस्टॉर्म्स हैं ये मर्ज हो जाते हैं और एक बहुत ही ज्यादा इंटेंस लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर लेते हैं। ये देख रहे हो आप, ये इस तरीके से क्या होगा कि मॉइस्चर वाली एयर ऊपर उठी, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, फिर वो लेटेंट हीट की रिलीज से एयर और ऊपर उठी, तो इस तरीके से थंडरस्टॉर्म्स जनरेट होते हैं। तो इस मॉइस्चर एयर की वजह से काफी सारे थंडरस्टॉर्म्स जनरेट होते हैं। फिर जब वो आपस में मिल जाते हैं तो एक इंटेंस लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर लेते हैं। तो ये तो अर्ली स्टेज है। अर्ली स्टेज में क्या होगा, थंडरस्टॉर्म्स के अंदर जो एयर है वो अपलिफ्टेड रहेगी, ऊपर उठेगी, क्योंकि वो वार्म एंड लाइट रहती है। और ड्यू टू लैप्स रेट इन एडियाबैटिक लैप्स रेट टेम्परेचर गिरता है, मॉइस्चर जो है वो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होता है कंडेंसेशन के थ्रू। कंडेंसेशन में हीट रिलीज होती है और ये हीट एयर को और भी ज्यादा गर्म बनाती है, तो वो और भी ज्यादा लाइट होके ऊपर की तरफ उठती है। तो ये जो स्पेस ऊपर उठा है, ये जो हमने क्या देखा था अभी कि यहाँ से एयर हुई लेटेंट हीट, यहाँ पे क्लाउड हुए, इसकी वजह से एयर और ऊपर उठी और यहाँ पे फिर से क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेस वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो इस क्रिएटेड वैक्यूम को नीचे से जो हवा, जो मॉइस्चर एयर आ रही है वो और भी ज्यादा आके फिल कर देती है। तो इसकी वजह से इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है और इसको मॉइस्चर मिलता रहता है और वो थंडरस्टॉर्म्स और भी ज्यादा डेंजरस होते जाते हैं। तो कंडेंसेशन अकर्स इन एयर, कंडेंसेशन एयर में होता है और जब तक इसको मॉइस्चर मिलता रहेगा इसका ये साइकिल चलता रहेगा। नाउ क्योंकि ओशन के ऊपर मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, एक्सेसिव मॉइस्चर मिलता रहेगा, तो थंडरस्टॉर्म्स इंटेंसिफाई होते रहते हैं और वो जितनी एयर है उसको सक करना, मतलब अपने अंदर लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, और दूसरा देखो मैंने क्या बोला था आपको जब हम कोरोलिस फोर्स पढ़ रहे थे कि जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतना ही ज्यादा कोरोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है। तो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लो प्रेशर इंटेंसिफाई हो रहा है, विच मीन्स कि बहुत तेजी से हवा आएगी और हवा जितनी ज्यादा तेजी से आएगी कोरोलिस फोर्स उसको उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी डिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे स्पाइरलिंग एयर कॉलम बन जाता है, विच मीन्स ऐसे घुमावदार वाला जो होता है इस तरीके से एयर कॉलम बन जाता है। तो जितनी भी विंड है वो ऊपर अपना मॉइस्चर लेके आती है, लूज करती है मॉइस्चर को, कोल्ड एंड डेंस हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल आई का रीजन बन जाता है और उसके आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पे क्लाउड, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड क्यूमुलस क्लाउड्स वगैरह बन के उस एरिया को और भी ज्यादा एकदम से क्लाउड में हेवी प्रेसिपिटेशन वाला कर देते हैं। नाउ क्योंकि सी से इसे कंटिन्यूसली मॉइस्चर की सप्लाई हो रही है एंड दैट इज द मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द साइक्लोन। साइक्लोन को जब तक मॉइस्चर मिलता रहेगा साइक्लोन और भी ज्यादा डेंजरस होता रहेगा एंड दैट इज लाइक वन ऑफ द रीजन कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया के अंदर ये पूरा बे ऑफ बंगाल का एरिया है, यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। अगर कोई भी साइक्लोन अंडमान सी के अंदर ओरिजिनेट होता है या फिर बिल्कुल यहाँ पे इतना दूर, जितना दूर वो ओरिजिनेट होगा उतना ही ज्यादा डेंजरस उसका लैंडफॉल होगा। अगर साइक्लोन को यहाँ पे ओरिजिनेट होता है तो क्या होगा कि देखो ये आगे तो मूव हो ही रहा है ना ट्रेड विंड के चक्कर में, ट्रेड विंड के
इन्फ्लुएंस में ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो ये तो चलेगा ही। तो ये जितनी ज्यादा लंबी डिस्टेंस तय करेगा उतना ज्यादा ये मॉइस्चर यहाँ से अटेन करता जाएगा और उतना ही ज्यादा ये डेंजरस होकर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव लैंडफॉल करेगा। लेकिन अगर कोई स्टॉर्म यहाँ पे ओरिजिनेट होता है तो आप देख रहे हो उसे डिस्टेंस कम कवर करनी है, तो लेस डिस्टेंस की वजह से इसमें कंपैरेटिवली कम मॉइस्चर होगा और ये कंपैरेटिवली कम डिस्ट्रक्टिव होगा। और तो यही रीजन है कि इसका मेजर ड्राइविंग फोर्स ही है। और जैसे ही ये लैंड पे पहुंचता है मॉइस्चर सप्लाई कट हो गई है, स्टॉर्म धीरे धीरे डिसिपेट होना स्टार्ट कर देता है। तो जब तक ओशन इसे ज्यादा सप्लाई मॉइस्चर की देता रहेगा स्टॉर्म अपनी मैच्योर स्टेज के अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से फॉर्म होता है ये गर्म ओशन है, गर्म ओशन इवोपरेट करेगा पानी को जो ऊपर जाके क्लाउड्स फॉर्म करती है। ये कॉलम ऑफ क्लाउड जो है यहाँ पे पूरा एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि आप लो प्रेशर ध्यान रखना, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, ऊपर मैंने क्या बोला था डाइवर्जेंस, इस तरीके से ऊपर उठ रहा है। नाउ यहाँ पे अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर क्या बनेगा हाई प्रेशर। इसे ध्यान से सुनना, इसे ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऊपर क्या होगा हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा, तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस करता है। नाउ हाई प्रेशर क्या करता है डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज करता है का मतलब है कि ये इस एरिया को ब्लॉक कर देगा, यहाँ पे कोई हवा नीचे नहीं जाने देगा, विच मीन्स कि ये लो प्रेशर वाला एरिया कभी फिल नहीं होगा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ। इसके ऊपर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन और जनरेट हो जाती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होती है कि हवा बाहर की तरफ धक्का मार के निकलती है, वो अंदर आने वाली हवा को ब्लॉक कर देता है, तो यहाँ से किसी भी हवा की एंट्री पॉसिबल नहीं होगी, सबको ये ब्लॉक कर देगा। और दूसरा क्या है कि जो बाहर से हवा आ रही है, नीचे से मान लो कि हॉरिजॉन्टली अगर कोई हवा आ रही है तो वो क्या कोरोलिस फोर्स के चक्कर में स्पाइरल होके ऊपर उठ रही है। इस पर्टिकुलर ये जो आई ऑफ साइक्लोन है ना, इस आई ऑफ साइक्लोन को वो फिल नहीं कर पा रही है, और जब तक ये आई ऑफ साइक्लोन फिल नहीं होगा ये स्टॉर्म डिसिपेट नहीं होगा। अगेन एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, क्योंकि ओशन है यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा, इसके ऊपर होगा और ये हवा को ऊपर उठाएगा। तो अगर नीचे लो प्रेशर है तो ऊपर हाई प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा। नाउ ये हवा को डाइवर्ज कर रहा है। अगर नीचे साइक्लोनिक कंडीशंस हैं तो आई ऑफ साइक्लोन के जस्ट ऊपर, मैं बात कर रही हूँ आई ऑफ स्ट्रोम, आई ऑफ साइक्लोन जो उसका सेंटर पॉइंट है बिल्कुल जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, यहाँ पे ऊपर हाई प्रेशर की कंडीशन जनरेट हो जाएंगी। और हाई प्रेशर की कंडीशन का मतलब है कि एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जनरेट हो जाएंगी। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस में क्या होगा कि हवा बाहर की तरफ जाती है, इट इज गोइंग आउटसाइड टुवर्ड्स द लो प्रेशर, इसके अंदर किसी भी हवा की एंट्री नहीं होगी, तो ये एरिया फिल नहीं होता है। दैट इज वर्टिकल सिचुएशन। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर का एरिया है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब हवा भागते हुए आएगी तो कोरोलियस फोर्स के चक्कर में ये ऐसे स्पाइरल होके ऊपर उठ जाती है, तो ये इसको फिल नहीं कर पाती है, और जब तक तो ये लो प्रेशर हमेशा ऐसे कूल से रहता है। तो अभी हम आई ऑफ साइक्लोन में पढ़ेंगे कि इस तरीके से जो आई ऑफ साइक्लोन है वो इसमें कोई एयर नहीं रहती, इसमें काम रहता है, ये एरिया इसमें काम रहता है, कोई क्लाउड नहीं रहता है इसमें, और टेम्परेचर भी इसका हाई रहता है। अभी मैं आपको बताऊंगी, बट ये दिस इज लाइक कि हाउ दिस हाई प्रेशर ऑन दी अपर सरफेस इफेक्ट्स दी साइक्लोन। तो ये होता है हमारा आई। उसके बाद में क्या होगा कि जैसे जैसे लो प्रेशर इंटेंसिफाई होता जाएगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर मिलता जाएगा उतना ज्यादा भाग के विंड आएगी और उतना ज्यादा कोरोलियस फोर्स वर्क करेगा और उतनी ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो आप, जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा, और उसी की वजह से वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ विंड इंक्रीज होने से कोरोलियस फोर्स ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा और वो और भी ज्यादा स्पाइरल होकर उसे डेंजरस बना देगा। सो एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड हियर। तो ये जो आई ऑफ स्टॉर्म है, ये देखो कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये बिल्कुल कोल्ड एयर यहाँ पे डिसेंड कर रही है, बिल्कुल ये काम एरिया होता है। जितने भी क्लाउड्स हैं वो सब इसकी एज पे रहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे रहते हैं, यहाँ से हॉट एयर राइज करके इन क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, जो स्पाइरल विंड्स होती हैं, जो घूम के विंड्स आ रही हैं, यहाँ पे मल्टीपल कन्वेक्शन सेल्स बन जाती हैं। मल्टीपल मतलब हर जगह से, क्योंकि पानी गर्म है तो उठ रही है, हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, तो जितनी ज्यादा ऊपर उठेगी तो उतना ही ज्यादा ये वायलेंट होता जाएगा।
इस रीजन में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंटेंस रेनफॉल लेके आते हैं। जो असेंडिंग एयर मतलब जो ऊपर उठती हुई एयर है, ये किसी एक पॉइंट पे मॉइस्चर को लूज करती है और वापस नीचे की तरफ ठंडी होके नीचे की तरफ सबसाइड करती है, डिसेंड करती है। तो ये इस तरीके से पूरा एक साइकिल बनाती है, इसे रेन बेल्ट्स बोलते हैं। क्लाउड की जो फॉर्मेशन है वो सेंटर पे सबसे ज़्यादा डेंस होती है, विच मीन्स कि बिल्कुल सेंटर ऑफ आई के बिल्कुल पास वाली जो एज है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस होती है। जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे क्लाउड की साइज डिक्रीज होती जाती है। ओके, देखो अगर ये साइक्लोन का आई है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्लाउड्स होते हैं, जितना दूर जाते जाएंगे क्लाउड का साइज छोटा होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन तो सेंटर ऑफ आई पे है ना, इसलिए। ओके, सो अपर लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर जो है ये काफ़ी डेंस हो जाता है ड्यू टू सीरियस क्लाउड्स फॉर्म होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो सीरियस क्लाउड्स है वो हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स पढ़ा था हमने, स्नो एक्सेट्रा, तो वो होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मैच्योर स्टेज। तो ये देखो आई ऑफ द स्टॉर्म है, बिल्कुल शांत है, यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं है, काम है। यहाँ पे जो कोल्ड एयर है वो डिसेंड कर रही है, लेकिन इसके पास में देखो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है। तो मैं आपको बात कर रही थी ना कि मल्टीपल कन्वेक्शन सेल्स जनरेट हो जाती है। ये देखो, ये गर्म हवा ऊपर उठी, यहाँ जाके क्लाउड फॉर्म करा, ठंडी हो गई तो नीचे जाके डिसेंड कर जाएगी। फिर यहाँ पे गर्म हवा ऊपर उठी, क्लाउड फॉर्म करा, नीचे डिसेंड हो जाती है। तो इस तरीके से मल्टीपल कन्वेक्शन सेल्स, ये सारी कन्वेक्शन सेल्स हैं, ये इस तरीके से जनरेट हो जाती है। जितना ज्यादा इस आई के पास में रहेगा उतना ज्यादा इंटेंसिफाइड ये साइक्लोन रहेगा। ये होता है इसका पूरा डायग्राम है, इसका लेबल डायग्राम। बिल्कुल सेंटर में आई होता है और इस आई की ये जो वॉल है, जब दोनों तरफ जब हम ऐसे बनाते हैं, इसे बोलते हैं आई वॉल। आई वॉल के पास में सबसे ज्यादा क्यूमुलोनिम्बस, सबसे ज्यादा डेंजरस क्लाउड्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि राइजिंग वार्म एयर राइज हो रही है, कन्वेक्शन सेल्स बन रही हैं, फिर ऊपर जाके ठंडी हो रही है और ठंडी होके फिर वो नीचे सबसाइड कर रही है कोल्ड एयर के फॉर्म में। तो ये यहाँ पे पूरी कन्वेक्शन एक सेल बना रहा है। ओके, कब से हम बात कर रहे हैं स्टॉर्म ऑफ आई, आई ऑफ साइक्लोन। आई ऑफ साइक्लोन क्या होता है? सो आई ऑफ साइक्लोन एक रफली सर्कुलर एरिया होता है, इस तरीके से जो हम बना रहे थे, इस तरीके से एक रफली सर्कुलर एरिया होता है जिसमें कंपैरेटिवली लाइट विंड चलती है और फेयर वेदर रहता है। देखो बाहर पूरा आउटसाइड ऑफ दी आई पूरा सिस्टम बहुत ही वायलेंट है, लेकिन जो आई ऑफ साइक्लोन है इसमें लाइट विंड चलती है, क्लाउड्स वगैरह नहीं है, बहुत ही शांत रहता है। यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होता है और इतना ये क्लियर रहता है कि यू कैन सी द ब्लू स्काई एंड स्टार्स, विच मीन्स आप समझ रहे हो कि जो एरिया सबसे ज्यादा डेंजरस है, इसे बोलते हैं ना कि डॉन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है, तो ये आई ऑफ द साइक्लोन डॉन है। यहाँ पे किंग का बॉस है, ये सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे कोई क्लाउड्स नहीं है। और यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे लोवेस्ट सरफेस प्रेशर होता है, विच मीन्स ये सबसे ज्यादा लो प्रेशर है और टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहता है यहाँ पे। ओके, इसकी साइक्लोन आई की साइज 8 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक हो सकती है, बट अप्रोक्सीमेटली कम से कम 30-60 किलोमीटर तो होती है। जितनी ज्यादा आई ऑफ साइक्लोन होगा, जितना ज्यादा आई का एरिया होगा, उतना ज्यादा वो डेंजरस होता है। तो आई के जस्ट बाहर ये वाला अगर एरिया हम माने कि साइक्लोन का आई है, तो ये वाला एरिया इसे बोलते हैं आई एज, आई वॉल। ठीक है, आई वॉल आई के बिल्कुल साइड वाला जो रफली कन्वेक्शन, डीप कन्वेक्शन का एरिया है, इस एरिया में सबसे हाईएस्ट सरफेस विंड होती है। देखा आपने आई के अंदर तो बिल्कुल थी नहीं, काम एयर चल रही है, कोई सरफेस विंड नहीं है, लेकिन आई वॉल पे हाईएस्ट सरफेस विंड होती है। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा फास्टेस्ट विंड जो है यहीं पे दिखती है। यहाँ पे इट इज कंपोज्ड ऑफ द एयर जो स्लोली नीचे की तरफ सिंक करती है। यहाँ का टेम्परेचर भी जो काफी वार्म रहता है ड्यू टू कंप्रेशनल वार्मिंग, एडियाबैटिक की वजह से जो सबसाइड एयर कर रही है उसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर काफी हाई रहता है। तो ये तो बात हो गई हमारी आई वॉल की। ये पूरा डायग्राम है, देखो ये डायरेक्शन ऑफ द स्टॉर्म है जो किस तरफ जा रही है, ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जा रही है, और किसके इन्फ्लुएंस में जा रही है, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में। ईस्टर्ली चलती है इस एरिया के अंदर, ट्रॉपिकल 0 से 30 डिग्री ईस्ट के अंदर ईस्टर्ली चलती है इस तरीके से। तो ये बिल्कुल ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में ही ईस्ट से लेके वेस्ट में मूव करता है। बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे आपको दिखेगा आई है, आई के ऊपर एरिया देखो बिल्कुल काम है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे
हाई प्रेशर एरिया क्रिएटेड है और ये क्या करता है, बहुत हल्की सबसाइडिंग वार्म एयर होती है। ये आई वॉल है, आई वॉल में विंड स्पीड बहुत हाई होती है, ये इस तरीके से डाइवर्ज कर रही है बाहर की तरफ और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ओके, स्पाइरल बेंड की हम बात कर रहे थे ना कि जो ऐसे घुमावदार निकलता है, सो दैट इज लाइक अनदर फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन और ये इसके फॉर्मेशन और मेंटेनेंस में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब कन्वेक्शन होता है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है तो वो एक लॉन्ग नेरो रेन बेंड्स बना लेती है। मतलब कि इस तरीके से हमने देखा था ना कि ऊपर उठ रही है, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ, ठंडी हो गई, नीचे की तरफ जा रही है, तो इस तरीके से एक नेरो ये ऐसे कन्वेक्शनल बेंड्स ये बनाती है। नाउ बिकॉज दीज बेंड्स सीम टू बी स्पाइरल इन द सेंटर के बीच, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सेंटर को चारों तरफ से ये ऐसे स्पाइरलिंग करे हुए, मतलब ऐसे घुमावदार ऐसे राउंड 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 चक्कर से दिए हुए, तो इसलिए इन्हें स्पाइरल बेंड्स बोलते हैं। इन बेंड्स के पास में लो लेवल कन्वर्जेंस मैक्सिमम होता है और अपर लेवल डाइवर्जेंस सबसे ज्यादा होता है। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस हमने पढ़ा था, लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसिडेंस जो है वो काफी वाइड एरिया में बंटा हुआ रहता है आउटसाइड ऑफ द रेन। तो जैसे ही एयर सबसाइड करती है, एडियाबैटिक वार्मिंग होती है और एयर ड्राई हो जाती है, तो यहाँ पे नीचे आती हुई एयर ड्राई होती है। नाउ बिकॉज ऑफ द सबसिडेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द इनसाइड ऑफ द बेंड, अंदर वाली साइड में बेंड इनसाइड में रहता है, तो एडियाबैटिक वार्मिंग जो है वो इनवर्ड साइड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये बात हो गई हमारी स्पाइरल बेंड की। इतना ज्यादा डिटेल में कोई पूछता नहीं है, मैंने आपको डिटेल में समझाया है ताकि जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। बाकी आप चाहो तो एक बार इस स्लाइड को पढ़ लेना, जो छोटे मोटे कंफ्यूजन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। इसकी डायरेक्शन देखो एक बार, ये डायरेक्शन किधर है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव करता है, किसके इन्फ्लुएंस में, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस के अंदर। तो मोस्टली इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो अप्रैल से दिसंबर के बीच में आते हैं, एंड द रीजन बीइंग कि यहाँ पे तभी ये जो एटमॉस्फेयर है ये सबसे ज्यादा हाई होता है। अभी आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एरिया, आप इस एरिया पे फोकस करो। आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ से आके ये मोस्टली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड हमारा ये जो तेलंगाना वाला, नॉर्थ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है यहाँ पे आके फॉल हो रहा है। मोस्टली ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में फॉल होता है, इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। अच्छा ये देखो, जो यहाँ से अरेबियन सी से या फिर जो नीचे हमारे बिलो इंडियन ओशन से जो जनरेट होके जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। तो दो रीजन है कि ये कोंकण पे क्यों नहीं गिरता है। पॉइंट 1, इसकी डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, तो जो भी साइक्लोन यहाँ पे ओरिजिनेट होगा वो हमेशा वेस्ट में मूव करेगा। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा चलो अगर करेगा ना तो रिकर्व कर जाता है यहाँ पे, तो रिकर्व वाली जैसे 20 डिग्री को क्रॉस करे, 20 डिग्री नॉर्थ को क्रॉस करेगा वो रिकर्व कर जाता है। और दूसरा क्या रीजन है, जब साइक्लोन फॉल होता है तो उसे एक प्लेन लैंड चाहिए होती है, अगर उसे समतल जमीन नहीं मिलेगी तो वो लैंड कहाँ करेगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के पास में जो एरिया है, अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में जो एरिया, वो बहुत ही ज्यादा नेरो पट्टी है, बहुत ज्यादा नेरो लैंड का एरिया है। तो यहाँ पे साइक्लोन को लैंडफॉल होने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो जैसे ही वो यहाँ पे लैंडफॉल होता है माउंटेन्स के चक्कर में वो डिसिपेट हो जाता है, तो इतना स्ट्रॉन्ग उसका कभी कन्वेक्शन यहाँ पे होता नहीं है। ओके, सो ये हमने देख लिया था कि साइक्लोन्स को हरिकेन्स, टाइफून्स, विली ये सब भी बोलते हैं, ये सब आपको पता है, आप कर लोगे। तो नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, अच्छा ये अभी एक बार देख लेते हैं बुक में, फिर देखते हैं। सो आई ऑफ द रीजन है वो काफी काम रहती है विद सबसाइडिंग एयर, इसमें एयर नीचे सबसाइड करती है। आई वॉल है, उसमें काफी स्ट्रॉन्ग स्पेरिकल एसेंट ऑफ द एयर रहता है, ऊपर की तरफ होती है और काफी ट्रोपोस्फेयर में हाई ट्रोपोस्फेयर तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे हम आई से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे ही वो उसकी जो ट्रोपोस्फेयर से हाइट है वो भी कम होती जाएगी। इसकी स्पीड काफी होती है, 250 पर किलोमीटर आवर तक स्पीड होती है इसकी। टोरेंशियल रेन होती है यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली। आई वॉल जो है इसमें जो रेन बेड्स होते हैं में रेडिएट एंड ट्रेड, रेडिएट का मतलब है कि रेडिएट चलते रहते हैं आगे पीछे, तो और वो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं इसमें बहुत सारे, और वो आउटर रीजन में ड्रिफ्ट होते रहते हैं, व्हिच मीन्स कि यहाँ पे जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्रिफ्ट होते रहते हैं आगे की तरफ, इससे वॉल से दूर।
जो डायमीटर ऑफ स्ट्रॉम है ऑन बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन में, ये लगभग 600 से 1200 किलोमीटर का बड़ा चौड़ा होता है। लेकिन इमेजिन 600 से 1200 किलोमीटर चौड़ा होता है। और ये कंपैरेटिवली 300 से 500 किलोमीटर पर डे के हिसाब से मूव करता है। ये साइक्लोन स्टॉर्म सर्जेस क्रिएट करते हैं। स्टॉर्म सर्जेस हमने जब वो चैप्टर पढ़ा था डिजास्टर मैनेजमेंट वाला, तब मैंने बताया था स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं। स्टॉर्म सर्जेस क्या होते हैं? जब साइक्लोन किसी लैंड पे फॉल करता है तो वो अपने साथ में विंड लेके आता है बहुत तेज। तो ये जो तेजी से विंड आती है ये अपने साथ ओशन वाटर को कोस्टल एरिया में एंटर करवा देती है। तो इसकी वजह से कोस्टल एरिया में फ्लडिंग की सिचुएशन आ जाती है। तो आसपास की घर, जमीन, जो एग्रीकल्चर लैंड वगैरह है वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो ये स्टॉर्म पीटर्स क्या है? ओके, सो ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड टेम्परेट साइक्लोन। मैंने जानबूझ के यहाँ पे स्लाइड नहीं रखा है क्योंकि नाउ आई वांट अ डिस्कशन विद यू। देखो, ओके, आई नो कि आप ये कोर्स काफी लेट सुन रहे हो, बट मन ही मन आप डेफिनेटली डिस्कशन कर सकते हो मेरे साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विंड स्पीड किसकी ज्यादा होगी। विंड स्पीड ट्रॉपिकल साइक्लोन की ज्यादा होती है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल की कंपैरेटिवली कम होती है। बात करते हैं डायरेक्शन की। हम किधर ट्रॉपिकल साइक्लोन किधर चलते हैं? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओरिजिन इनका कैसे है? इनका थर्मल ओरिजिन है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। थर्मल मतलब जब ओशन गर्म होगा, और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का फ्रंटल ओरिजिन है। ओके, ओशन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ओनली एंड ओनली ओशन पे बनते हैं। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन सी पे भी बन सकते हैं और लैंड पे भी बन सकते हैं। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं बिटवीन ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। और दूसरा, आप इनकी लोकेशन का डिफरेंस दोगे, और दूसरा आप इनका टाइम ऑफ ओरिजिन की, ये कब ओरिजिनेट होते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें मेंशन करोगे इनके डिफरेंस के अंदर। तो ये बात हो गई हमारी ट्रॉपिकल एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नाउ आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज क्या होते हैं। सो टॉर्नेडोज आर ए पार्ट ऑफ थंडरस्टॉर्म। सबसे पहले तो ये समझ लो। और थंडरस्टॉर्म्स क्या होते हैं? लोकल स्टॉर्म्स होते हैं। लोकल स्टॉर्म से कि मतलब छोटे एरिया को इम्पैक्ट करते हैं, ज्यादा बड़े एरिया को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, और काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आते हैं। लेकिन उस छोटे एरिया में और उस शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बिल्कुल तबाही मचा के चले जाते हैं। दे आर वेरी वेरी वायलेंट होते हैं ये। थंडरस्टॉर्म्स कैसे बनते हैं? देखो, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो इंटेंस कन्वेक्शन होता है, विच मीन्स कि अगर कोई सी का एरिया बहुत ज्यादा सनशाइन हो रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो ओशन बहुत गर्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा इवोपरेशन होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि ज्यादा कंडेंसेशन होगा। देखो, अभी जो ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना कि गर्म है, यहाँ से मॉइस्चर आ रहा है, ये मॉइस्चर ऊपर जाके ठंडा होगा, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्म करेगा, तो ये क्या लेटेंट हीट रिलीज करेगा। ये हीट फिर से ये मॉलिक्यूल्स कैप्चर करेंगे, फिर से गर्म होंगे और ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें अपड्रिफ्टिंग होती रहती है। तो अपड्रिफ्टिंग से फिर यहाँ पे ये फिर से क्लाउड फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब जो एयर पार्टिकल्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ऊपर शिफ्ट हो गए, उन्होंने यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। इसको फिल करने के लिए फिर से ये मॉइस्चर्स यहाँ पे आएंगे। तो इस तरीके से पूरा साइकिल चलता रहता है, और इस तरीके से जो थंडरस्टॉर्म्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स मॉइस्ट अनस्टेबल एयर होती है जो वर्टिकली बहुत ऊपर ट्रोपोस्फेयर तक पहुंचती है, और लिफ्टिंग ऑफ दिस एयर से कंडेंसेशन होता है, रिलीज ऑफ लेटेंट हीट होता है, और ये लेटेंट हीट फिर और ज्यादा ऊपर वर्टिकल लिफ्टिंग करती है। सो क्यों होता है? दिस इज कॉज्ड बाय द अनइक्वल वार्मिंग ऑफ द सरफेस। अनइक्वल वार्मिंग ऑफ द सरफेस है कि मतलब सडनली कोई जगह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसीलिए तो ये लोकलाइज्ड होते हैं। ओरोग्राफिक लिफ्टिंग ड्यू टू टोपोग्राफिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयर फ्लो। अगर सडनली मान लो कोई पहाड़ आ गया और सडनली एयर को बहुत ऊपर उठना पड़ा, तो उसकी वजह से भी थंडरस्टॉर्म्स की पॉसिबिलिटी रहती है। देन डायनेमिक लिफ्टिंग बिकॉज प्रेजेंस ऑफ द फ्रंटल जोन। फ्रंटल जोन में देखा था हमने कैसे जो कोल्ड एयर मास था वो वार्म एयर मास को ऊपर की तरफ पुश कर रहा था, तब भी थंडरस्टॉर्म्स बन रहे थे। दो सिमिलरली थंडरस्टॉर्म्स ऐसे भी बनते हैं। अगर इमीडिएटली आफ्टर लिफ्ट, जैसे ही लिफ्ट बिगिन होती है, अगर कोई जो गर्म एयर का पार्सल था वो कूल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसके कूल होने पे वो क्यूमुलस क्लाउड्स को फॉर्म करता है।
ये क्यूमुलस क्लाउड्स ही थंडरस्टॉर्म्स बनाते हैं जब वो और भी ज्यादा ऊपर 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 उठते जाते हैं इन दी अनस्टेबल एटमॉस्फेयर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि किस तरीके से जो वार्म एयर है वो उठेगी, क्लाउड बनाएगी, लेटेंट हीट रिलीज करेगी, फिर से गर्म होगी, फिर ऊपर उठेगी, फिर से वहां पे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर में थंडरस्टॉर्म्स को जनरेट करती है। सो ये जो वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ एयर पार्सल है ना, वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ एयर पार्सल समझ गए आप? एयर उठी, क्लाउड बनाया, ठीक है, फिर से गर्म हुई, ऊपर गई, क्लाउड बनाया। दिस इज वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द एयर पार्सल। ये एयर पार्सल क्लाउड्स को ग्रो करता रहता है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स में, और ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड 200 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं ऊपर हाइट में, और यही क्लाउड्स बाद में हेल, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर, लाइटनिंग, इंटेंस रेन एंड टॉर्नेडोज लेके आते हैं। तो ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसे कंटिन्यूसली मॉइस्चर मिल रहा है, तो ये बना रहा है कंटिन्यूसली क्लाउड्स, ये ऊपर 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 जाता जाएगा। सो इसके जब से ऊपर वाला टॉप होता है इसे बोलते हैं ओवरशूटिंग टॉप, ओके। और इसके अंदर एक टाइप के क्लाउड्स होते हैं ममाटस क्लाउड्स, जो सबसे नीचे के क्लाउड्स होते हैं उसे बोलते हैं शेल्फ क्लाउड। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहे ये डायग्राम तो बना देना, क्योंकि ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज पे। तो इस तरीके से दिखते हैं थंडरस्टॉर्म्स। ये देखो, ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स को देखो, इनकी हाइट ऊपर तक, और ये और भी ज्यादा ऊपर अभी बढ़ते रहेंगे। तो ये होता है एट तक, ये अभी क्यूमुलस स्टेज पे है। जैसे ही ये क्यूमुलोनिम्बस में हो जाएंगे, ये बिल्कुल एक एनुअल शेप में क्लाउड ले लेता है, ये देखो ये एनुअल शेप। उसके बाद में यहाँ पे डाउन पोलिंग स्टार्ट होती है, रेन फ्रॉम द क्लाउड टू द ग्राउंड सरफेस, बिल्कुल एकदम देखो इतना हेवी हो जाएगा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर अटेन कर लिया इसने। तो क्या होगा कि जितना ज्यादा हेवी हो जाएगा, फिर जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो और भी ज्यादा बड़ी होती जाएंगी, और एट अ पॉइंट क्या होगा कि फिर ग्रेविटी को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो हेवी डाउनपोर के फॉर्म में नीचे आता है। तो ये बात हो गई हमारी थंडरस्टॉर्म्स की। थंडरस्टॉर्म्स मोस्टली इंटेंस कन्वेक्शन ऑफ द मॉइस्ट एयर डे पे आते हैं। एक वेल ग्रोन क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड जो है वो थंडर एंड लाइटनिंग भी प्रोड्यूस करता है। जब क्लाउड्स की हाइट एक्सटेंड होती है और जब बिल्कुल सब जीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं तो हेल्स बनते हैं। हमने देखा था कि हेल कैसे बनता है, एंड दे कम डाउन एज ए हेलस्टॉर्म, जो और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। अगर इसको इनसफिशिएंट मिलता है मॉइस्चर, अगर इसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है तो ये क्या करेगा कि डस्ट स्टॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बात कन्वेक्शन की हो रही है, कन्वेक्शन वर्टिकल एक्सपेंशन की बात हो रही है। अगर मॉइस्चर मिल रहा है तो ठीक है, क्लाउड के साथ फॉर्म कर देगा। अगर मॉइस्चर नहीं मिल रहा है लेकिन हवा गर्म है जो अपलिफ्ट होती जा रही है, तो क्या करेगा, डस्ट स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। थंडरस्टॉर्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज इंटेंस अपड्राफ्ट ऑफ राइजिंग वार्म एयर, बिल्कुल इंटेंस फटाफट से ऊपर की तरफ इंटेंस राइजिंग वार्म एयर होती है, जो क्लाउड्स को और भी ज्यादा बड़ा करती रहती है इन द ग्रेटर हाइट ऑल्सो, और वो ही बाद में हेवी प्रेसिपिटेशन में बनता है। तो जो डाउन ड्राफ्ट होता है, विच मीन्स जो नीचे की तरफ वापस सबसाइड कर रहा है, इट्स टू द अर्थ और द कूल एयर, वापस जो ठंडी एयर हो जाती है उसको नीचे की तरफ भेजेगा और एयर होती है। सो बहुत सारी थंडरस्टॉर्म जो है वो कभी कभी ऐसे स्पाइरलिंग विंड की तरह भी दिखाई देते हैं, मतलब एकदम ऐसे स्पाइरल करते हुए नीचे की तरफ घूमते हैं, उसको बोलते हैं टॉर्नेडो। ये देख रहे हो, ये थंडरस्टॉर्म का ही पार्ट है, और ये बिल्कुल ऐसे स्पाइरल विंड में नीचे गिर रहा है, तो इसको बोलते हैं टॉर्नेडो। और ये टॉर्नेडो बहुत स्पीड से घूमता है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है ये। तो ये वायलेंटली रोटेटिंग वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, वायलेंट रोटेटिंग, फटाफट से बहुत स्पीड में रोटेट करता हुआ थंडरस्टॉर्म के बेस को ग्राउंड से कनेक्ट करता है ये, ठीक है। थंडरस्टॉर्म के बेस से बिल्कुल ये निकल के ग्राउंड पे फॉल होता है। ये बहुत रैपिड होते हैं और मतलब फटाफट से डिसिपेट भी हो जाते हैं 15-20 मिनट में, लेकिन जहाँ पे ये हिट करेगा वहां पे ये तबाही मचाएगा। तो ये बात हो गई। तो क्लाउड ऑफ डेब्रिस में मार्क, मतलब आपको पता चल जाएगा कि टॉर्नेडो कब आने वाला है। बहुत सारे क्लाउड्स एक साथ में दिखेंगे एंड स्लोली ये एक वॉयलेंट के अंदर डेवलप हो जाता है। सो ये बात हो गई टॉर्नेडोज की। तो ये स्पाइरलिंग विंड डिसेंट जब करती है एकदम एलिफेंट ट्रंक की तरह विद फुल फोर्स, और क्योंकि बहुत लो प्रेशर होता है इसके सेंटर में, तो ये मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, दैट इज द टॉर्नेडो। मेनली जो टॉर्नेडोज होते हैं वो मिडिल लैटिट्यूड में ही बनते हैं। अगर ये टॉर्नेडो, अगर सोचो कि ये स्पाइरलिंग विंड वाला अगर किसी ओशन पे फॉल होगा तो क्या करेगा, पानी को बिल्कुल ऊपर उछालेगा, राइट। तो वो जो होता है उसे बोलते हैं वाटर स्प्राउट्स। वाटर स्प्राउट्स देखो, ये ओशन होता है,
तो ये जो वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का एडजस्टमेंट टू वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ कि सडनली एक जगह पे बहुत ज्यादा इंटेंस हीटिंग हो गई है तो वो क्या करेगा, ये जो जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, थंडरस्टॉर्म्स हो गया, ये सब इस इंटेंस हीटिंग की वजह से या फिर जो कूल एंड वार्म टेम्परेचर था, एयर मासेस थे, इनकी जो एनर्जी है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। सो ये क्या होते हैं, दे आर वेरिंग एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एडजस्ट करता है। पोटेंशियल एंड हीट एनर्जी इसमें जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, हो रही है ना काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। कैसे, जो वाटर वेपर है और जो लेटेंट हीट है इसको क्या कर रहे हैं, इसको ये स्टॉर्म्स अपने लिए अपने काम के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी में मूव करके बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं वायलेंटली। तो ये और उसके बाद में जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो वो रेस्टलेस स्टॉर्म, रेस्टलेस बोलते हैं ना कि तूफान के बाद आसमान शांत हो गया है, तो उस तरीके से पूरा आसमान जो एटमॉस्फेयर है वो स्टेबल स्टेट में आ जाता है। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश, विच वाज अ बिग चैप्टर। आई टोल्ड यू इन द अर्लियर आल्सो, ये चैप्टर बड़ा है ये। एक बार इसके प्लीज क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, स्पेशली इसके मेंस वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। जस्ट हैव अ सी, डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों देखो कि कैसा आंसर रहता है। व्हाई डज ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ओवर द सी, बताया था हमने। और ऑन द विच पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन डू टोरेंशियल रेन एंड हाई वेलोसिटी विंड्स ब्लो, क्यों, कहाँ पे, आई पे क्यों नहीं होता है, आई बॉल पे क्यों होता है, गिव इट द आंसर। एक बार कोशिश करो सोच के इसको आंसर करने की। सो इसके साथ ही हमारा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम खत्म होता है। तो अब हमारा लास्ट चैप्टर है वाटर इन एटमॉस्फेयर, तो इसको करेंगे हम अगले लेक्चर में। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट